गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग एनटीपीसी का एक सिलसिला जारी किए हैं कि एनटीपीसी का प्रिपरेशन हो, एसएससी मेंस का प्रिपरेशन हो, जिसमें हम मैथ्स की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, बायोलॉजी के सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और कुछ ही दिन वेट करना होगा जिसमें ज्योग्राफी की आपकी सीरीज स्टार्ट करेंगे। कुछ इंग्लिश के मेन चैप्टर्स स्टार्ट किया जाएगा। तो ये अपना तैयारी आप बरकरार रखिए। अच्छा हाँ, बीच बीच में कुछ आपके वीडियोस नहीं पढ़ रहे हैं तो इसका रीज़न है भाई कि कुछ अपना भी पर्सनल काम रहता है, सारी चीज़ें। तो वीडियो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रोज़ पढ़ ही पाए, तो थोड़ा सा सब्र रखिए, तैयारी रखिए, भरपूर आपकी तैयारी करवाएंगे ना। तो आप तैयारी बस करिए, जितना आप पीछे जो पढ़ाया जा रहा है उसका रिवीजन करिए, क्योंकि जितना बढ़िया आप रिवीजन करेंगे, जितना बढ़िया आप पढ़ेंगे ना, उतना ही बढ़िया आपका प्रिपरेशन होगा। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि आज वीडियो नहीं पढ़ा मैं देखूंगा क्या यार। अरे पीछे का जो पढ़े हो उसको रिवीजन करो, मैथ्स में थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, रीजनिंग में प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा मॉक टेस्ट दिया करो ना। तो ये सारी चीजें रहेगा। और स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी में कुछ हम माइटोकॉन्ड्रिया तक पढ़ चुके थे। आपको माइटोकॉन्ड्रिया में हल्का सा रिमाइंड आपको करवाते हैं, रिवीजन करवाते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या था, यानी कि पावर हाउस था, एनर्जी ऊर्जा गृह था। क्या काम था माइटोकॉन्ड्रिया की, खोज किसने किया था, कोलिकर ने किया था ना। और इसका नामकरण बायोब्लास्ट कौन दिया था, तो अल्टमान ने इसका नामकरण बायोब्लास्ट दे दिया था। अच्छा, इसका नामकरण माइटोकॉन्ड्रिया किसने किया था, बेंडा ने किया था। इसमें क्या होता है, कौन सी साइकिल चलती है, क्रेब्स साइकिल चलती है। क्रेब्स साइकिल के दौरान क्या होता है, तो एटीपी बनता है जी। अच्छा, कितना एटीपी मिलके ग्लूकोज बनाता है, तो 38 एटीपी मिलके ग्लूकोज बनाता ना। और इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट था, आंतरिक श्वसन हो रहा था। आंतरिक श्वसन मतलब मैं बताया था कि सांसें दो तरह की हैं। एक दिखावटी सांसें जो मैं ले रहा हूं, जो आपको दिखता है कि मैं सांस ले रहा हूं, और एक सांस ऐसी होती है जो हमारे शरीर के अंदर दिखती नहीं है। जो नहीं दिखती है उसी को तो आंतरिक श्वसन कहते हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट श्वसन है ना, सबसे जरूरी आपकी सांसें जो है वो आंतरिक श्वसन है। और किसके अंदर हो रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्या पाया जा रहा था, डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया को जरूरत किसकी थी, माइटोकॉन्ड्रिया को जरूरत किसका था, तो ऑक्सीजन का जरूरत था। वो ऑक्सीजन कौन दे रहा था, तो ब्लड में स्थित जो हीमोग्लोबिन था वो दे रहा था जी। अच्छा, वो ऑक्सीजन मिल कहां से रहा था, तो फेफड़े से मिल रहा था, लंग्स से मिल रहा था। जो हम दिखावटी सांस लेते हैं वही आपका जाके क्या होता है, लंग्स में आपका ऑक्सीजन स्टोर हो जाता है। और जो हीमोग्लोबिन था, हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को ले रहा था और पूरे हमारे शरीर में दौड़ा दौड़ा के हर जगह क्या कर रहा था, पहुंचा रहा था। क्लियर। अच्छा, जितना बड़ा क्षेत्रफल, यानी जितना बड़ा अगर देखा जाए अंग, उतना ही ज्यादा कोशिका, उतना ही ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, वहां उतना ही ज्यादा क्या बनेगा, वहां उतना ही ज्यादा ऊर्जा बनेगा। इसीलिए देखते होंगे आप, एक चीज गौर कर रहे होंगे कि खड़े आप ज्यादा देर तक नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पैर का क्षेत्रफल इतना है। वहां पे क्या है, आपको माइटोकॉन्ड्रिया कम बनेगा, यानी वहां कोशिका कम है, माइटोकॉन्ड्रिया कम बना, ऊर्जा कम बन पाया, तो वहां आप खड़े ज्यादा नहीं हो पाएंगे। अगर हमें उंगली के बल कह दिया कोई खड़ा होने के लिए, तो हम उंगली के बल और कम खड़े हो पाएंगे। क्यों, क्योंकि वहां आपका क्षेत्रफल कम हो जाएगा, कोशिका कम होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होगी, ऊर्जा कम बनेगा। अगर हम बैठ गए तो देखो, खड़े होने के अपेक्षा हम बैठ ज्यादा देर तक रहते हैं। क्यों, क्योंकि बैठोगे तो क्षेत्रफल ज्यादा, यानी वहां का आप देखेंगे कोशिका ज्यादा, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा, ऊर्जा ज्यादा। अब इससे अच्छा हम लेट जाएं तो और अच्छे से लेट जाएं। जैसे तुम 10-10 घंटा सो जाते हो, 15-15 घंटा सो जाते हो, कोनो तो 24 घंटा सो जाते हैं। कहते हैं आज हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे। कुंभकर्ण देखिए 6 महीना सो गया, और 6 महीना इसे आपको खड़ियाने के लिए कह दिया जाए, खड़ा हो पाओगे नहीं ना। कुंभकर्ण 6 महीना सो गया जी, क्योंकि सोओगे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो कोशिका की संख्या बढ़ जाएगी, और जब कोशिका की संख्या बढ़ जाएगी बाबू, तो बताओ वहां माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाएगी। और जब माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अगर बढ़ जाएगी, तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाएगी तो ऊर्जा ज्यादा बनेगा। तो ऊर्जा ज्यादा बनेगा तो तुम उतना ही आराम से रिलैक्स अपना काम कर सकते हो। क्लियर। अब जरा देखिए, हम ये चीजें कहते हैं कि जैसे कई जगह हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है, उस ऊर्जा का काम नहीं होता है। जैसे सपोज अभी मैं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं बोलने का काम कर रहा हूं, तो बोल रहा हूं जिह्वा से, ठीक है।
बाद में पढ़ना लैरिंग्स फायरिंग्स क्या होता है जी। अभी तो मैं बोलने के लिए जीभ का यूज कर रहा हूं। अब जीभ हमारी इतना छोटा सा, जीभ हमारा कितना, इतना छोटा सा जीभ। अब इतना छोटा सा जीभ, कोशिका की संख्या होगी कम, कोशिका की संख्या होगी कम, तो वहां माइटोकांड्रिया की संख्या होगी कम। अगर माइटोकांड्रिया की संख्या कम होगी तो बताओ वहां ऊर्जा कम बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ऊर्जा कम बनेगा जी। तो धीरे 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 हमारा ऊर्जा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। अगर ऊर्जा मेरा कम हो जाएगा तो धीरे धीरे हमारी आवाजें तो बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि ऊर्जा मिलेगा तभी हम काम कर पाएंगे। अगर ऊर्जा नहीं मिलेगा तो हमारी जीभ धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी, यानी काम अच्छे से नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए हम करते क्या है, तो भगवान बहुत अच्छा थे, यानी कि हमारा जो रचना किया है, हमारा हमको जो बनाया है ना, वो बहुत सोच समझ के बनाया है। कहा कि हमारे शरीर में बहुत जगह ऊर्जा बन रही होगी जिसका काम नहीं होगा, यानी जहां से हम काम कर रहे होंगे ऊर्जा उसको जरूरत होगी। तो एक काम करिए, शरीर में एक ऐसे पदार्थ को, ऐसे सब्सटेंस को रखिए जो इस ऊर्जा को, यानी एक जगह ऊर्जा बन रहा है तो दूसरे जगह जहां काम पड़ रहा वहां पहुंचाया जा सके। जैसे भट्ठे पे ईंट बन रही है तो वहां किस काम का, क्योंकि ईंट से तो मकान बनानी है, तो क्या करते हो, ट्राली पे ईंट लादते हो और फिर लाके मकान पे गिरा देते हो, अपने जमीन पे गिरा देते हो और वहां मकान बन जाती है। जैसे फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो उस फैक्ट्री में किस काम का, जब तक हमारे पास नहीं पहुंचेगा। तो हमारे पास पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हो कि नहीं। अब मान लीजिए अभी हम बोल रहे हैं तो हमें आवश्यकता कहां पे है ऊर्जा की, जीभ पे है, लेकिन कोशिका तो हाथ में भी है, कोशिका तो पेट में भी है, कोशिका तो पीठ में भी है, कोशिका तो पैर में भी है, यानी हर जगह आपको एनर्जी बन रहा होगा, माइटोकांड्रिया अपना काम कर रहा होगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में आपको ना पेट में जरूरत है, ना पीठ में जरूरत है, ना हाथ में जरूरत है, कहीं भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ के माइटोकांड्रिया के बनाए गए जो ऊर्जा है इसको हमें जीभ पे पहुंचाना है। तो पहुंचाने के लिए भगवान एक चीज को डाल दिए कोशिका के अंदर जिसका नाम है वैक्यूल्स। क्या नाम है, वैक्यूल, सॉरी गोल्जी बॉडी। एक मिनट, हम वैक्यूल्स खोल दिए क्या, एक मिनट बताते हैं आपको, हमें गोल्जी बॉडी पढ़ाना है। हाँ जी आ जाइए। तो देखिए, तो कोशिका के अंदर, यानी कोशिका के अंदर जो ऊर्जा बन रही है एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम, एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम जो करना शुरू कर दिया उसका नाम हो गया गोल्जी बॉडी। तो इसका देखिए, इसकी जो खोज किए थे कैमिलो गोल्जी, इसका खोज कौन किया था जी, कैमिलो गोल्जी, यानी गोल्जी साहब ने इसका खोज कर दिया जी, ऐसे समझो गोल्जी साहब ने इसका खोज कर दिया। और गोल्जी साहब ने खोजा तो अपने ही नाम पर इसका नाम रख दिया गोल्जी बॉडी। काम क्या था भाई, काम ये था कि एक जगह जो ऊर्जा बन रही थी अगर वहां काम की नहीं है तो उस ऊर्जा को उठाना और जहां काम लगेगा वहां उस ऊर्जा को पहुंचाना। ठीक है भाई, यानी इसका गोल्जी बॉडी का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का है। क्या है भाई, ट्रांसपोर्टेशन, यानी परिवहन का काम करता है। परिवहन का काम कौन करता है कोशिका के अंदर, तो गोल्जी बॉडी करता है। अच्छा, किसका परिवहन करता है, ऊर्जा का। एक जगह से दूसरे जगह तक ऊर्जा पहुंचाने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। बात समझ पा रहे हैं। कौन खोजा, कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने इसे खोजा और ट्रांसपोर्टेशन का काम किया। अब देखो कुछ आपको तथ्य, भाई बहुत सारे लड़के दौड़ते हैं तो बहुत सारे लड़के को देखे होगे मुंह खोल देते हैं, दौड़ते हैं तो हांफते हैं ना, जैसे कुत्ते की तरह एकदम हांफेंगे और दौड़ेंगे, हांफेंगे, मुंह खोल के दौड़ते हैं। अब देखो दो जगह, अगर तुम मुंह खोल दोगे तो ऊर्जा इसको भी जरूरत हो जाएगी क्योंकि मुंह चलने लगेगा, मुंह चलेगा तो इसको भी ऊर्जा चाहिए, और दौड़ोगे तो तुम्हारे पैर को भी ऊर्जा चाहिए। अब उस कंडीशन में हमारा एक गोल्जी बॉडी जो है ना बेचारा एकदम कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज ये हो जाता है कि हम ऊर्जा पैरवा के दें कि ऊर्जा हम मुंह को दें। अगर एक जगह मेरा मुंह मान लो बंद रहता
तो उसको समझ में आता कि पैर को ऊर्जा की जरूरत है, तो वो हमेशा किसको ऊर्जा देता? पैर को। लेकिन अगर आप मुंह खोल देंगे तो हमेशा वो कंफ्यूज हो जाएगा, यानी दो लोगों में कंफ्यूजन। जैसे मेरा दो मित्र हैं, शादी विवाह का लगन तो चलना स्टार्ट ही हो गया, मान लो 2 कार्ड आ गया तुम्हारे घर, या 3 कार्ड आ गया भाई, और 3 कार्ड आ गया, तीनों बड़े ही प्रिय मित्र हैं। एक को जाना आजमगढ़, एक को जाना है लखनऊ, एक को जाना है गोरखपुर, या एक को जाना है बिहार। तो तुम क्या सोचोगे? अगर एक ठौरा शादी में चलिए नहीं तो 2 ठौरा ऋषि आ जाइए। तो एक काम करो, ऐसा बहाना मारा तीनों की शादी में मत जा। जब तीनों के शादी में नहीं जाओगे तो कोई न कोई बहाना होगा, तो वो पूछेगा ना, भाई तुम्हारे शादी में आया था क्या? तो कहेगा नहीं। तुम्हारे शादी में आया था? नहीं। तो समझ जाएगा कि चल भाई कुछ बहुत प्रॉब्लम थी, नहीं आ पाया। यानी तुम क्या बोल दिए? यानी कि बहाना मार गए। वैसे ही अगर तुम 2-3 काम इकट्ठा करना शुरू कर दोगे, 2-3 काम इकट्ठा करना शुरू कर दोगे, जैसे देखते होगे जो सिंगर होता है ना, जो गाता है वो नाचता कम है, जो नाचेगा वो नाचेगा ही, क्योंकि जानता है अगर हम नाचेंगे तो मुंह नहीं खोलेंगे तो गोल्जी बॉडी जो होगा ना, एक जगह से दूसरे जगह तक ऊर्जा, यानी हमारे पैरों में, हमारे मूवमेंट में ऊर्जा देता रहेगा। लेकिन अगर हम गौतो बानी खूब तेज तेज और खूब तेज तेज नचतो बाने, तो गोल्जी बॉडी हो जाएगा बाबू कंफ्यूज कि एकरे कंठ में ऊर्जा दिया जाए कि इसके पैर में ऊर्जा दिया जाए। तो अगर कंठ में ऊर्जा देगा तो गाते रहोगे, नाच बंद हो जाएगी। आप पैरे में ऊर्जा दे देगा तो तुम्हारा गला बंद होता जाएगा, यानी तुम थक जाओगे। इसलिए कंफ्यूज हो जाता है गोल्जी बॉडी, कहता है हम केहू के ऊर्जा नहीं दे, ना तो हम इसको ही देंगे, ना तो हम पैरवे को ऊर्जा देंगे। तो ना पैर को देता है ना गले को देता है, तो दोनों धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि कब्बो एक साथ 2 काम ना करो, काम करो एक ही काम करो। समझ पा रहे ना? तो एक काम जब करोगे, तो इसीलिए जब रनिंग किया जाता है तो बाबू मुंह खोल के रनिंग ना करो, क्योंकि थक जाओगे जल्दी। लेकिन मुंह बंद करके अगर रनिंग करोगे, नाक से सांस लेते रहोगे, तो आप थकोगे कम, चलोगे लंबा। समझ पाए गोल्जी बॉडी का काम? सबको समझ में आ गया? ठीक है जी, अब आगे आ जाइए। वैक्यूल्स आ ही गया था तो वैक्यूल्स समझाई देते हैं बाबू। ठीक है, वैक्यूल्स आ गया था तो वैक्यूल्स को समझ लीजिए। आ जाइए, ये रहा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का मतलब है रसधानी। ठीक है जी, रसधानी। देखो, रस मतलब रस को धारण करने वाली। तो बताओ, अगर रस में क्या होता है? पानी। रस में क्या होता है? रस ऐसा नहीं ना बनता जी, रस में क्या होता है? पानी। तो वैक्यूल्स का कुछ, अब देखो आपको बताए थे कि कोशिका के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है? पानी। लगभग 90 से 92% क्या होता है बाबू? पानी। 90 से 92% कोशिका के अंदर का पानी। जितना ज्यादा पानी, जितना अच्छा पानी। मैं आपको बताया था कि पानी आपको 100 बीमारियों का इलाज है, क्योंकि हमारी कोशिका जितना बढ़िया रिजनरेट रहेगी, जितना बढ़िया इसमें पानी रहेगा, उतना ही हमें बीमारी कम होगा ना। अगर तुम चाह रहे हो ना बाबू कि हॉस्पिटल कम जाना पड़े, एक चीजें समझ लो, क्योंकि आज के जीवन में सबसे ज्यादा लोग हॉस्पिटल पे, दवाओं पे, और हॉस्पिटल जाके पैसा खर्च कर रहे हैं, दवाओं पे पैसा खर्च कर रहे हैं। आधी कमाई उनकी दवाओं में चली जा रही है, और सांसद तो दुनिया भर का हो रहा है। अगर तुम ऐसा चाह रहे हो कि हमें बीपी ना हो, हमें शुगर ना हो, हमें कोई स्किन की समस्या ना हो, हमें गैस ना बने, हमें सब कुछ, हमारा लीवर सही से काम करे, किडनी हमारा सही से काम करे, पथरी हमारा सही से काम करे, अगर ऐसा काम चाह रहे हो ना, तो एक चीजें जीवन में बिठा लो। अगर तुम पानी प्रॉपर पियोगे, यानी पानी अगर 5 से 6 लीटर रोज पी रहे हो, अब तो ठंडी का दिन आ रहा है, ठंडी के दिन में क्या सोचते हैं सब? एक के गिलास इस काम चल जाए, कि ज्यादा बाथरूम में जाई। यहाँ लड़के बड़े आलसी हैं जी, लड़के सोचो बाथरूम जाने के डर से पानी नहीं पीते हैं, कहते हैं राती के पी लेते के उठ के बाथरूम में जाए, नींद खराब हो जाए। भैया ऐसा मत सोचो, पानी पियो दबा के। अगर पानी 4 लीटर 5 लीटर पी रहे हो ना, तो तुम 100 बीमारियों से मुक्त रहोगे। पहला नंबर तो तुम्हें स्किन का कोई बीमारी नहीं होगा, जैसे दांत, खाज, खुजली दुनिया भर के इस समय हो रहा ना, कोनो बीमारी नहीं होगी बाबू। बहुत लोगों की स्किन पे झुर्री पड़ता है, बहुत लोगों को झाइयां हो जा रहा है, सब का सब इलाज है। बहुत लोगों का गैस बन रहा है, बीपी बन रहा है। भाई गैस का लाइलाज बीमारी है, खट्टी डकारों का लाइलाज बीमारी है। सबसे बढ़िया आपको बीमारी, उसका इलाज क्या है? पानी।
जितना बढ़िया पानी पियो उतना ही बढ़िया तुम्हारा सब बीमारी दूर हो जाएगी ना। तो कोशिका के अंदर पानी चाहिए। अब बताओ, हम पानी पी लिए भाई, तो जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा हम पानी पिए ही जाएंगे। सब ठीक है बाबू, तो कौन इलाज है? पानी। अब मान लो हम पानी पी लिए, कभी कभार परिस्थिति ऐसा हो जाता है, जैसे कई मम्मी, बहुत सारे लोग व्रत रह जाते हैं, निर्जल व्रत रह जाते हैं, उस समय क्या पानी की जरूरत नहीं पड़ती है? तो हमारी कोशिका कुछ स्टोर कर लेती है। पानी को क्या करती है? स्टोर कर लेती है। जैसे हम पानी, मान लो कभी हमारी कोशिका को जितना रिक्वायरमेंट है, जैसे मान लो हमें क्या रहता है, हमें मान लो 200 रुपए की जरूरत है, कोई गलती से अगर हमें 250 रुपए दे देता है, तो हम क्या कर देते हैं, 200 रुपए का अपन काम कर लेनी, अब 50 रुपए धीरे से छुपा के रख लेते हैं कि बाद में काम आएगा ना। तो बाद में काम आ जाएगा, कुछ पैसा तुम छुपा के रख लिए, बाद में काम आ जाएगा, हमारी आवश्यकता तो पूरी हो गई। कभी कभार हम पानी ज्यादा पी लेते हैं, और पानी जब हम पीते हैं तो हमारे कोशिका को जितनी रिक्वायरमेंट है पानी की, वो पानी हमारा ले ली। अगर वो पानी बच गया तो स्टोर हो जाएगा, यानी कि कोशिका कुछ सोख के रख लेगी कि बाद में अगर पानी नहीं पी, कम वक्त देखते हो ना, कई बार हम पनिया नहीं पीने, रात भर पनिया कहाँ पीते हैं, 12-12 घंटा सुतल रह जानी, कब वो पानी पीते हैं? नहीं पीते हैं ना। तो 12 घंटा क्या कोशिका काम नहीं कर रही होगी? क्या उस समय उसको पानी की जरूरत नहीं पड़ रही होगी? तो जो हम दिनवा भर पानी पिए रहते हैं ना, उस पानी को कोशिका के अंदर स्टोर कर लिया जाता है, और जब हम पानी नहीं पीते हैं तो उसी पानी से काम किया जाता है, उसी पानी से काम चलता है। तो ये काम कौन करता है? वैक्यूल्स करता है। रसधानी यानी पानी को सोखना, पानी को क्या करता है जी? सोख के रखता है, पानी को सोखता है। बाबू एक चीजें ध्यान में रखना, हम अपने भाषा में बायोलॉजी पढ़ाएंगे, किताब के भाषा में नहीं पढ़ाएंगे। अभी मत सोचना कई लोग ऐसे बैठे होंगे जो इंग्लैंड से अंग्रेज पकड़ के बैठे होंगे, तो भाई उन सब के लिए माफी हम चाहते हैं, उन सब से हम माफी चाहते हैं। अगर समझ में आ रहा होगा तो सब समझिए भाई, हम अपने भाषा में बायोलॉजी पढ़ाएंगे, क्योंकि बायोलॉजी अगर अपने भाषा में नहीं पढ़ोगे ना बाबू तो बहुत टफ पड़ेगा। अब बायोलॉजी अगर हम अपने भाषा में पढ़ेंगे तो धीरे धीरे बायोलॉजी एकदम आपको इंटरेस्टिंग हम बना देंगे। तो पानी को सोख लेगा, सोखता के जैसे होगा, सोख लेगा, और सोख के फिर जब हम पानी नहीं पीते हैं उस समय कोशिका को देगा कि भैया ये पानी से काम करिए आप। ठीक है, अब जरा देखिए, यही वैक्यूल्स है। देखो कटोरा लग रहा है, देखो तो यहाँ कटोरा दिख रहा है, यही कटोरा में समझ लो पानी क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा। और फिर जब कोशिका हमारी, जब हम पानी नहीं पिएंगे ना, तो यही कटोरा में से कोशिका को पानी दे दिया जाएगा। समझ पा रहे हो ना? तो पानी को सोखने का काम कौन करता है? वैक्यूल्स करता है, रसधानी करता है। अब देखो जितना बड़ा साइज उतना बड़ा रसधानी, यानी जिसको जितना पानी की ज्यादा जरूरत है तो उसकी रसधानी क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। और जिसको पानी की कम आवश्यकता है उसका रसदानी छोटा होगा। जैसे मान लो हम इंसान 2 गिलास पानी पिएंगे सही हो जाएंगे, लेकिन भैंसी के 2 गिलास में कुछ बुझाई, भैंस पिए 1 बाल्टी। काहे से? भैंस का साइज क्या है? बड़ा, हमारा साइज क्या है? छोटा। समझ पा रहे हो ना? तो हमारी रसदानी होगी छोटी, भैंस का रसदानी होगा बड़ा। अब भैंस ले लो, हाथी ले लो, तो हाथी का साइज है बड़ा, और उसके बाद भैंस का साइज है छोटा, तो भैंस पी 1 बाल्टी और हाथी पी 10 बाल्टी। काहे से? उसका रसदानी हो जाएगा बड़ा, उसका पानी सोखने की क्षमता हो जाएगी बड़ा। अब हाथी को उठा लो, पेड़ को उठा लो, अब हाथी और पेड़ में कौन बड़ा? तो तुम कहोगे पेड़ बड़ा। तो हाथी पी 10 बाल्टी, तो पेड़ चलाओ पड़ी दमकले से पानी, इंजने से पानी, मोटरे से पानी डालते हो, क्योंकि पेड़ को जितना पानी डाल दोगे सब सोख साख के क्या कर देगा? बराबर। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था कि बताइए निम्नलिखित में से रसधानी किसका बड़ा होता है? जंतु का रसधानी बड़ा होता है कि पौधे का? तो तुम कहोगे पौधे का रसधानी बड़ा होता है, क्योंकि पौधे का साइज बड़ा, उसको पानी की आवश्यकता ज्यादा,
तो उसके सोखने की क्षमता ज्यादा होना चाहिए। जिसका सोखने का क्षमता ज्यादा होना चाहिए उसका रसधानी क्या होगा? बड़ा होगा। तो पौधों में रसधानी क्या होता है? बड़ा होता है। जानवरों में रसधानी क्या होता है? छोटा होता है। बात समझ पाए? क्लियर है? जैसे तुम 10-20 बाल्टी डाल दोगे ना पौधे के नीचे पानी, तो धीरे धीरे वो क्या करता है? सोख लेता है, क्योंकि उसका रसदानी क्या है? बड़ा है। क्लियर? रसदानी समझ में आया? तो कोशिका के अंदर पानी सोखने का काम कौन करता है? रसधानी। समझ पाए बाबू? अब आगे बढ़ा जाए। अब देखो क्या पढ़ा जाए। आ जाइए, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। गोल्जी बॉडी हम पढ़ ही लिए। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया हम पढ़ ही लिए हैं। अब राइबोसोम से पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखते हैं कहां पे है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लग रहा है ये नहीं है। आ जाओ बाबू, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाते हैं आपको। देखिए ER जिसको बोलते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसको हिंदी में कहते हैं अंतः प्रदव्य जालिका। अंतः प्रदव्य जालिका, अंतः प्रदव्य जालिका। ठीक है बाबू, समझते हैं इसको। राइबोसोम अभी अपने आप समझ में आ जाएगा ना, अंतः प्रदव्य जालिका समझने से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे हम पहला जब लेक्चर ले रहे थे ना। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर जितने लोग लेक्चर नहीं देखे होंगे, ठीक है, जो पहले का लेक्चर नहीं देखे होंगे बायोलॉजी का, वो जाके पहले का लेक्चर देखिए बायोलॉजी का, तब आपको ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, ज्यादा आपको समझ में आएगा ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतः प्रदव्य जालिका क्या है समझते हैं इसको। देखना बाबू, जैसे मैं आपसे एक सवाल करूं, उस सवाल को जरा सोचिएगा। जैसे पहले क्लास में हम बताए थे कि कोशिका का आकार, जैसे अगर जंतु में देखेंगे कोशिका का आकार तो कैसा होगा? गोल होगा। लेकिन वही कोशिका अगर पौधों में हम देखेंगे तो उसका आकार कैसा होगा? चौकोर होगा। अब मैं आपसे एक सवाल करूं, उस सवाल को जरा सोचना कि अगर मैं पूछूं कि हमारे शरीर में इस हड्डियों का क्या काम है, बताओ। हमारे शरीर में इन हड्डियों का काम क्या है? तो ये थोड़ी ना सोचना इस हड्डियों का काम है कि ना कैसे से हम हड्डियां मजबूत करके लड़ेंगे मारेंगे, ये कुल काम नहीं है भाई, ये तो सेकेंडरी वर्क है इसका। पहले तो हड्डियों का काम है स्ट्रक्चर तैयार करना, हमारे शरीर का बनावट कैसा होगा। अच्छा एक चीज तुम इमेजिन करो, अगर हमारे शरीर में और आपके शरीर में हड्डी ना रहे तो क्या रहोगे जी? इतना बड़ा मांस का टुकड़ा बन जाओगे, उठा कौन फेंक देगा। यानी कि हड्डियों से हमारे शरीर का क्या तैयार हुआ है? ढांचा तैयार हुआ है, स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। और फिर उस स्ट्रक्चर के ऊपर आपको लेप लपा, यानी कि जैसे इस ईंट क्या है? ईंट से दीवार तैयार हुआ। अब जितना तुम उसको प्लास्टर करो, उसको पेंट मारो, पालिश मारो, जितना बढ़िया आप चमका सको, लेकिन अगर ईंट नहीं रहेगा, दीवार नहीं तैयार रही, तो मसाला रूकी, आपको पेंट पॉलिश उसको सुंदर बना पाओगे नहीं ना। वैसे ही हमारे शरीर का जो हड्डी होता है उसका काम क्या है? हमारा संरचना तैयार करना, कि हमारा कद काठी, हमारा फेस, हमारा जो हाथ, हमारा जो पैर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कितना बड़ा पैर होना चाहिए, ये सब तैयार कौन करता है? हड्डियां तैयार करती हैं। ठीक, अब उस हड्डियों के ऊपर से ऐसे समझ लो दीवार के ऊपर से मसाला मार दिया गया, तो हड्डियों के ऊपर से हमारा मांस छोप दिया गया। अब थोड़ा सा उस पे ऊपर पेंट मार दिया जाए तो भैया हमारे ऊपर चमड़ा चढ़ा दिया जाए, और ओकरे ऊपर पॉलिश मार दिया जाए तो कहीं हम क्रीम पाउडर पोत लें, तो इस सब हम तैयार हो रहे हैं ना। लेकिन अगर नीचवा से हड्डियां निकाल दो तो सब तुम्हारा मसाला वसाला गिर के क्या हो जाए? किनारे। तो हड्डियां जैसे हमारे शरीर को संरचना देती है, हमें तैयार करती है, वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे कोशिका के संरचना को बनाता है।
जैसे हमारे जंतु का कोशिका आपका गोल होना चाहिए, ये कौन बताएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रदव्य जालिका। क्लियर? अंतः प्रदव्य जालिका क्या बताएगा? संरचना बनाएगा। क्या बनाएगा बाबू? संरचना बताएगा। क्लियर? यानी कि जंतु का कोशिका गोल होगा, ये डिसाइड कौन करेगा? अंतः प्रदव्य जालिका। पौधों का कोशिका चौकोर होगा, ये कौन बताएगा? अंतः प्रदव्य जालिका। समझ पा रहे हैं? यानी ये क्या बताता है? तो कोशिका के संरचना, इसीलिए इसको कोशिका का कंकाल कहा जाता है, स्केलेटन ऑफ सेल। समझना बात को, कॉन्सेप्ट को समझो। कोशिका का कंकाल, स्केलेटन ऑफ सेल, किसको कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इसका आप संरचना देखना चाहते हैं तो मैं संरचना दिखा दूं जरा, अगर होगा तो मैं दिखाता हूं बाबू। चलिए आ जाइए, हम यहां से दिखा देते हैं आपको। ER है नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही डाल लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अरे ये कैसा इंटरनेट नहीं? आ जाइए देखो, वाईफाई पे एयरटेल कनेक्ट नहीं हो रहा है। अच्छा कनेक्ट हो गया। सेव्ड, फॉरगेट, चलिए देखिए, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। यही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसी इसकी संरचना पाई जाती है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतः प्रदव्य जालिका का काम क्या है? तो ये आपको कोशिका को संरचना देता है। जैसे अगर मान लो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा ना, तो कोशिका ऐसा पिचक जाएगी, पिचक के ऐसे सिकुड़ के छोटी सी हो जाएगी। लेकिन उसका आकार कैसा होना चाहिए? गोल होना चाहिए। ये कौन बताएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना। अगर हम पौधों में देखेंगे तो उसका संरचना कैसा होगा? चौकोर होगा। कौन बताएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हमारे शरीर का जैसे संरचना हमारी हड्डियां तैयार करती हैं, तो हमारे हड्डियों को क्या कहा जाता है? स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। वैसे ही आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आपको कोशिका का कंकाल कहा जाता है। ठीक है? ये दो तरह का होता है, एक हमारा रफ होता है, देखना रफ, और एक होता है हमारा, बताओ, एक खुरदरा है जी, रफ है, और एक आपको सॉफ्ट दिख रहा है ना। तो एक रफ है और एक सॉफ्ट दिख रहा है। देखो एक स्मूथ, यानी एक रफ हो गया, एक स्मूथ हो गया, यानी सॉफ्ट हो गया। अब देखिएगा जरा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, क्या बनता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनता है? मैं इसको डाउनलोड करके मैं वहां लगाता हूं आपको, 1 मिनट, और वहां क्योंकि पढ़ाना भी, ठीक है? आ जाइए, यहां आपको मैं लगाता हूं, और यहीं पे कहाँ गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देखिए, देखिए भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब समझिएगा जरा ध्यान से, एक रफ हो गया और एक क्या हो गया? स्मूथ हो गया। देखिए जो रफ और स्मूथ, अब स्मूथ में क्या चीजें हैं जी? स्मूथ, स्मूथ में बनता क्या क्या है?
स्मूथ में आपका बनता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है जी, और प्लस फैट। और क्या बनता है? फैट। अब देखिए हमारे शरीर को तीन चीजों यानी जो भी हम खाते हैं ना, हमें तीन चीजों की रिक्वायरमेंट वहां पे बनती है। हमारा जो भी खाना टूटता है वो तीन चीजों में टूटता है, कार्बोहाइड्रेट में टूटता है, फैट में टूटता है, आपको उसके बाद प्रोटीन उससे मिलता है ना। तो अब देखिए जरा, कार्बोहाइड्रेट और फैट बनने का काम यानी बनाने का काम कहां बनता है? तो ये हमारा बनता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी स्मूथ ईआर में। तो स्मूथ ईआर में क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट और फैट। और देखिए जरा, तो ये आपको होता है कि नहीं चिकना चिकना? फैट कैसा होता है? चिकना चिकना। वसा कैसा होता है? चिकना चिकना। वसा क्या है? तो हर एक चीज यानी तली हुई चीज, जो तेल होता है सब फैट होता है। जब कहां कहां तेल हो गया? सरसों के तेल में, डालडा में, घी में, चाउमीन में, बर्गर में, जितना तुम लसलसा चीज खाते हो, दही में, दूध में, सब में क्या पाया जाता है? फैट, चिकनाई। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, जो भी सॉलिड चीजें खाते हो सब में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। सॉलिड चीज क्या हो गया? रोटी हो गया, चावल हो गया, आपका केला हो गया, सब में क्या पाया जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? गंजी हो गया, देखते हो ना गंजी आपका जिसको कहते हो, आपको आएगा शकरकंदी जो खाएगा। ठीक है, तो ये सब आपका क्या हो गया? फैट। छठ आ रही है ना, सब कुछ बिक जाएगा, अर्कस बथुआ भांग कुल बिक जाएगा। ऐसा त्योहार आ रहा है छठ, क्योंकि ये देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड फैल रहा है। अंग्रेज भी बेचारे परेशान है, सब जाके लंदनों में सब दौड़ी ले खड़ा हो जाता है, आपको अमेरिका में खड़े हो जा रहे हैं। तो ये ऐसा त्योहार आ गया ना कि पूरा वर्ल्ड वाइड आपका त्योहार हो चुका है ना। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट कहां बनता है? स्मूथ में। एक देखो ये बिंदी बिंदी दिख रहा है, जरा मैं आपको दिखा दूं, ये बिंदी बिंदी दिख रहा है, देखना चला, ये देखो डॉट 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 दिख रहा है कि नहीं? सब पे डॉट 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 दिख रहा। ये डॉट वाले को बोला जाता है रफ। क्या बोला जाता है? रफ। यानी ये खुरदरा है जी। कैसा है? खुरदरा है। और इसी रफ पे आपका बनता है प्रोटीन। क्या बनता है? प्रोटीन। और ये रफ को, प्रोटीन को बनाने का काम करता है राइबोसोम। कौन बनाता है? राइबोसोम। इस प्रोटीन को बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम। कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि ये जितना पढ़ा रहे हैं आप लिखते जाइएगा, क्योंकि यहां लिखा हुआ नहीं है, मैं समझा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। उस बोली हुई बातों को लिखिए, क्योंकि मैं जितना ज्यादा लिखने में अगर समय आपको गंवाऊंगा, अगर लिखने में समय गंवाऊंगा तो आपको पढ़ा कम पाऊंगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, आप उस बात को लिख लीजिए। ठीक है। इस प्रोटीन को बनाने का काम कौन करेगा? राइबोसोम। ये बिंदी बिंदी जितना देख रहे हो ना, ये छोटा छोटा जो बिंदिया है, ये सब राइबोसोम है जी। क्या है? राइबोसोम है। तो राइबोसोम कहां होता है? तो आप कहोगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के किस भाग में होता है? रफ भाग में। क्या काम है उसका? क्या काम है बाबू? तो काम करता है प्रोटीन को बनाने का। आई प्रोटीन बनता कहां से है? तो ये प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से। किससे बनता है? अमीनो एसिड से। इस अमीनो एसिड में क्या होता है? तो आप कहोगे हाइड्रोजन होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? तो हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, लेकिन इसमें एक चीज बढ़ जाता है, उसका नाम क्या है? नाइट्रोजन। इसलिए इस अमीनो एसिड को नाइट्रोजन युक्त पदार्थ कहा जाता है। क्लियर? इस अमीनो एसिड को नाइट्रोजन युक्त पदार्थ कहा जाता है। और इसी अमीनो एसिड से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। इसी अमीनो एसिड से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। एक प्रोटीन बनाने के लिए, एक अगर प्रोटीन बनाना है जी, एक प्रोटीन अगर बनाना है बाबू, तो आपको 20 गो अमीनो एसिड चाहिए। कितना चाहिए? 20 अमीनो एसिड चाहिए जी। 20 अमीनो एसिड मिलके क्या बनाएंगे? एक प्रोटीन, जो इसमें से भी 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। यानी 10 अमीनो एसिड हमारे शरीर में ऑलरेडी होता है, और 10 गो अमीनो एसिड हम कुछ खाते हैं तब मिलता है। समझ पा रहे हो? 10 हमारे शरीर में ऑलरेडी होता है
और 10 को हम बाहर से लेते हैं तब। लेकिन अगर ये 10 बाहर से हम नहीं लिए ना तो इसका काम अधूरा रह गया, ये किसी काम का नहीं, ये किसी काम का नहीं है। जैसे अगर हम कह दें शादी करना है, जैसे मान लो शादी करना है, अब 10 ठे लड़की बाड़ी, 3 ठे लड़के बाड़ा, कितना शादी करा पाओगे? तो अभी मत कहना कि का 4 ठे करा दे, 3 ठे करा दे, क्योंकि तुम लोगों के दिमाग में तो ये गोबर भरा होगा इस तुम सोच रहे हो अरे तब बढ़िया बा, यानी हम 3 शादी कर दे। अरमान मलिक नहीं हुए, समझ पा रहे हो ना? अरमान मलिक 4थो शादी कर ले, 5वो शादी कर लेगा, लेकिन हम तो आप लोग नहीं है, हमारी शादी एक तो हो सकती है। तो 3 लड़के तो 3 शादी, लेकिन 7 गो लड़की क्या है? खराब है, 7 गो लड़की अब बेकार है। वैसे ही अगर 10 गो अमीनो एसिड तब तक ठीक नहीं है, तब तक ही कोनो काम के नहीं है, जब तक हम 10 अमीनो एसिड बाहर से इसके डालेंगे नहीं। जब 10 गो बाहर से पहुंचेगा और 10 गो ए मिल जाएगा तो 10 और 10 मिलके कितने हो जाएंगे? 20, और 20 अमीनो एसिड जैसे ही मिलेंगे तो बना देगा एक थे प्रोटीन। क्लियर? तो जो बाहर से हम अमीनो एसिड देते हैं इसी को बोलते हैं अमीनो एसिड का आवश्यक संख्या। ठीक है जी, यानी नेसेसरी नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन योर बॉडी। हमारे शरीर में अमीनो एसिड की जो संख्या होती है, जो आवश्यक संख्या होती है, वो कितनी होती है? 10, क्योंकि 10 हमारे शरीर के अंदर है। अगर 10 हम और डाल देंगे तो 10 और 10 मिलके कितने हो जाएंगे? 20, और 20 मिल जाएगा तो क्या बना देगा? प्रोटीन। और इस प्रोटीन का काम क्या होगा? सब लोग जानते हैं बाबू, बॉडी बिल्डिंग में यूज होगा ना। बॉडी बिल्डिंग क्या होता है भाई? यानी शरीर बनाना, यानी कि तुम हेल्दी होगे, तुम्हारा शरीर अच्छा दिखेगा, तुम्हारा शरीर बनेगा, इसका काम क्या है? बॉडी बिल्डिंग। देखते हो ना जितने लोग जिम करते हैं सब क्या लेते हैं? प्रोटीन युक्त खाना, यानी प्रोटीन लेते हैं। अगर प्रोटीन तुम प्रॉपर लोगे, हमारे शरीर में, हमारे डाइट में, हमारे न्यूट्रिशन में अगर प्रोटीन अच्छा होगा, हम प्रोटीन युक्त भोजन लेंगे तो हम बीमार कम पड़ेंगे। समझ पा रहे हो? यानी कि सबको जितने किलोग्राम के होते हैं उतना हमारे शरीर में, उतना शरीर में रोज रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की। और सबसे ज्यादा जो प्रोटीन मिलता है ये सोयाबीन में मिलता है। किसमें मिलता है बाबू? सोयाबीन में 42% लगभग, सोयाबीन में 42% लगभग प्रोटीन मिलता है। समझ पा रहे हैं? सबसे ज्यादा प्रोटीन। लेकिन हमारे यहाँ बड़ा हीन भावना से सोयाबीन को देखा जाता, नहीं आज सोयाबीन एक सब्जी बनल बा, अरे बाप देखिए ना लो, सोयाबीन आज भीगा दिल बा, सोयाबीन के बीज भीग गल बा, हम खइबे नहीं करब, लोग ऐसे देखते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रोटीन यही मिलेगा। उसके बाद अगर देखोगे तो मशरूम में मिलेगा। कितना लोग कहते हैं कुकुरमुत्ता है, हम खइबे नहीं करब, लगभग 35% मशरूम में मिलेगा। जितना तुम चिकन मीट खाते हो, चिकन में मात्र 12% मिलता है, मीट में आपका 12% मिलता है, आपको मछली में 13% प्रोटीन मिलता है। ये क्या है? यानी 100 ग्राम अगर चिकन खाओगे ना तो 12 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। यानी अगर आधा किलो खा लिए तो 12 पंचे 60 ग्राम प्रोटीन मिल गया। इसीलिए जो लोग देखते हो ना जिम उम करते हैं, क्या सलाह देते हैं? चिकन खाओ, अंडा खाओ। अंडा खाओगे तो उसमें एक अंडे में 3 ग्राम प्रोटीन लगभग मिलेगा। ठीक है, मछली में 13 से 14 ग्राम प्रोटीन मिलता है। यानी अगर मांसाहारी में बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोटीन मछली में मिलता है। तो मछली आप खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं। जो आपको शाकाहारी, आप सोच रहे होंगे शाकाहारी वालों को नहीं बता रहे हैं क्या खाओ, तो शाकाहारी वाले बताए तो सोयाबीन खाओ, मशरूम खाओ, आपको पनीर खाओ, पनीर में अच्छा आपको मिलता है। ठीक है, दाल खाओ, दाल में अच्छा प्रोटीन मिलता है। ठीक है, इन सब में प्रोटीन अच्छा मिलता है। और जितना अपने न्यूट्रिशन में, जितना अपने डाइट में प्रोटीन डालोगे, यानी हमारे शरीर में जितना प्रोटीन की पूर्ति होगी उतना ही अच्छा हमारा विकास होगा, उतना ही हमारा अच्छा बुद्धि चलेगा ना। आप समझ पाए? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो, रफ पे यानी कि जो रफ वाला होता है, जो डॉट 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 दिख रहा हो, क्या होता है? राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है बाबू? प्रोटीन बनाता है। अच्छा, जो चीज जहां बनता है, समझना बात को, जो चीज जहां बनता है उसको क्या कहा जाता है? जैसे पार्ले जी जहां बन रहा होगा तो पार्ले जी का फैक्ट्री कहा जा रहा होगा, ये फैक्ट्री बन रहा है। जहां हम कहेंगे ये मोबाइल बन रहा है तो मोबाइल का फैक्ट्री होगा, मोबाइल की कंपनी होगी। जहां सीमेंट बन रहा होगा, सीमेंट का फैक्ट्री होगा। जहां टी शर्ट बन रहा होगा, टी शर्ट का फैक्ट्री होगा। तो आपको राइबोसोम में क्या बन रहा है? प्रोटीन। तो इसलिए राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन का फैक्ट्री। क्या बोला जाता है? प्रोटीन का फैक्ट्री।
यानी यहीं पे राइबोसोम बनता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है ना। तो प्रोटीन का फैक्ट्री किसे बोला जाता है? राइबोसोम को बोला जाता है। क्लियर? अच्छा अभी राइबोसोम दो तरह का, कैसा? दो तरह का। आ जाइए जरा दो तरह का देखते हैं। एक होता है 70S, एक होता है आपका 70S और एक होता है आपका 80S। अब जरा देखना ये क्या है 70S और 80S। तो हमारे जितने भी बायोलॉजी में लोग साइंटिस्ट थे उन्होंने एक रिसर्च किया, यानी हम आपको बताए थे कोशिका दो तरह का ना, कोशिका दो तरह का। एक कोशिका ऐसी है जिसको आप नंगी आंखों से देख सकते हो, तो जिसको नंगी आंखों से देख सकते हो उसे यूकैरियोटिक कहा जाता है, और जिसको तुम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हो उसको प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। ऐसे समझना, ये नहीं कि इसमें केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसमें तुम्हारा माइटोकांड्रिया होता है, इसमें माइटोकांड्रिया नहीं होता। भाई रटते रटते पागल हो जाओगे, ये सब नहीं रखना है। ऐसे सोचो कि जिसको हम देख लेंगे यूकैरियोटिक, यू आर ब्यूटीफुल, नहीं तो यूकैरियोटिक, और जिसको हम नहीं देख पाएंगे प्रोकैरियोटिक। क्लियर? तो साइंटिस्ट ने, कुछ बायोलॉजी में साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और एक हमारा समझ लो कटोरा ले लिया, परख नली जिसको बोलते हो, इसमें डाल दिए साहब लोग पानी, इसमें पानी डाल दिए, इसमें पानी भर दिए और जगह जगह से कोशिका के अंदर से राइबोसोम निकाले, कोशिका के अंदर से क्या निकाले? राइबोसोम निकाले। तरह तरह का कोशिका, कुछ पौधों में से निकाले, कुछ जंतुओं में से निकाले, कुछ वायरस में से निकाले, कुछ छोटे छोटे बैक्टीरिया में से निकाले, और इन राइबोसोम को इसमें डाल दिया। तो अगर इन राइबोसोम को इसमें डाल दिया तो देखे क्या कि कुछ राइबोसोम आपके नीचे जाके इसमें बैठ गए, इसमें जाके बैठ गए जी, और कुछ आपको क्या हो गए? ऊपर ऊपर तैरने लगे। देखो कुछ आपको नीचे जाके बैठ गए और कुछ आपका ऊपर ऊपर तैरने लगे ना। तो अब एक चीज बताओ, जो नीचे बैठ जाएगा वो कैसा होगा? मान लो हम दो तरह का, एक कागज फेंक दिए और एक हम पत्थर फेंक दिए, पानी में कौन डूब गया? पत्थर। कागज क्या होगा? पानी पे तैरने लगेगा। तो मैं आपसे पूछूं कि कागज और पत्थर में हल्का कौन है, तो आप कहोगे कागज, क्योंकि वो पानी पे तैर रहा। क्लियर? और जो पानी में नीचे जाके बैठ जाएगा वो क्या हो जाएगा? भारी। क्या हो जाएगा? भारी। तो बताओ, ये वाला हो गया जो नीचे जाके बैठ गया, ये हो गया भारी, यानी ये वजन हो गया जी, वजन है तो इसलिए जाके पानी में बैठ गया। और ये हो गया आपका हल्का, इसलिए आपको पानी के ऊपर ऊपर तैरने लगा। समझ पाए? पानी के ऊपर ऊपर तैरने लगा। तो हल्के का नाम दे दिए 70S और भारी का नाम दे दिए 80S। तो ये हो गया भारी। कैसा हो गया? भारी। और ये हो गया हल्का। ठीक है? अब आपके जहन में उठ रहा होगा कि सर इस S का मतलब, तो इस S का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। और कॉफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट को बोलते हैं अवसाद गुणांक। अवसाद गुणांक, यानी ये S का मतलब है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, यानी कि जो जाके बैठ गया नीचे वो हो गया भारी। तो भारी वाले का नाम दे दिया गया 80S और हल्के वाले का नाम दे दिया गया 70S। क्लियर? अब मैं आपसे पूछूं कि दो मैं देखना चाह रहा हूं, एक हमारा है, हम लोग है जानवर, यानी जंतु में आते हैं। क्लियर? और एक है वायरस या बैक्टीरिया, छोटे छोटे। बताओ उसमें से वजन कौन होगा? हम लोग। और जो बैक्टीरिया होगा, जो वायरस होगा, हल्का होगा। तो इसी हल्के को बोल दिया गया, ये बैक्टीरिया बैक्टीरिया में पाया गया, तो इसी का नाम हल्का यानी प्रोकैरियोटिक बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया? प्रोकैरियोटिक। ठीक है बाबू? हल्के चीज को प्रोकैरियोटिक और भारी को यूकैरियोटिक। यहीं से एक रिसर्च हुआ और रिसर्च में बोला गया कि भाई 70S राइबोसोम 70S टाइप का होगा। राइबोसोम 70S टाइप का होगा। कहां पर? यूकैरियोटिक में, यानी भारी वाले में। 70S कहां होगा? भारी वाले में।
और सॉरी 80s होगा भारी वाले में, जिसका नाम होगा यूकैरियोटिक, क्लियर। और 70s होगा हल्के वाले में, जिसका नाम होगा प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को बोलते हैं एक कोशिकीय। एक कोशिकीय मतलब इसमें कोशिका की संख्या क्या होती है, एक होती है जी। इसको बोलते हैं एक कोशिकीय। इसमें कोशिका की संख्या कितनी होती है, एक होती है, ठीक। और यूकैरियोटिक को बोलते हैं बहुकोशिकीय। इसमें कोशिका की संख्या बहुत ज्यादा होता है। जैसे हम लोग, पेड़ पौधे, कुत्ता बिल्ली, यानी जिसको नंगी आंखों से देख लोगे, जिसको नंगी आंखों से देख लो बहुकोशिकीय, जिसको नंगी आंखों से ना देख पाओ उसे एक कोशिकीय। एक कोशिकीय में जैसे कोरोना वायरस, बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया, ये सब क्या होते हैं, इसमें कैसा राइबोसोम पाया जाता है, 70S। और जो भारी होते हैं उसमें कैसा पाया जाता है, 80S। तो 80S किस में पाया जाएगा, यूकैरियोटिक में। और आपको प्रोकैरियोटिक में कैसा पाया जाएगा, 70S पाया जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। S का मतलब क्या है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। और ये 70S और 80S क्या है, तो ये राइबोसोम का प्रकार है जी। राइबोसोम किस किस टाइप का होता है, राइबोसोम किस किस टाइप का है, तो राइबोसोम दो टाइप का है, एक है 70S और दूसरा है 80S। 80S किस में पाया जाएगा, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय मतलब नंगी आंखों से देख पाएंगे। 70S मतलब हल्का, हल्का मतलब प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब एक कोशिकीय। एक कोशिकीय मतलब नंगी आंखों से देख नहीं पाओगे। बताओ ये बात समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। अगर सब कुछ आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में, तो अपने दोस्तों को भी बताइए, दोस्तों को भी ये वीडियो दिखाइए। बायोलॉजी तो हम ऐसा बनाएंगे ना जी, एकदम आप डॉक्टर बनोगे। थोड़ा सा बस सब्र रखो, बढ़िया से बस पढ़ाई करो, सब कुछ आपका बेहतर होगा। तो बायोलॉजी में हम रोज अब क्लास लगाएंगे। थोड़ा सा हमारा ये चीजें हैं, हम भी थोड़ा सा बड़ा बिजी रहते हैं, तो हो सकता है एक आध दिन 2 दिन आपको नहीं आपका हो पाया, क्योंकि हम भी घर गृहस्थ वाले हैं भाई, घर और हमको भी देखना पड़ता है। तो अगर एक आध दिन 2 दिन वीडियो नहीं पड़ रहा है तो भाई इसके लिए क्षमा याचना, गुस्सा मत होइए। आप लोग पढ़ाई करिए, जो पीछे का पढ़ाया जा रहा है उसको रिविजन करिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपकी क्लासेस लगेंगी। जो कल क्लासेस लगाएंगे वो 2 क्लासेस लगाएंगे, जो मैथ की भी क्लासेस होगी, बायोलॉजी की भी क्लासेस होगी। और कोशिश करेंगे कि इसी हफ्ते में आपको ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर दिया जाए ना। तो ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, मुस्कुराइए। छठ पूजा का एडवांस में आप हमसे बधाई, यानी हमारे तरफ से बधाई। छठ पूजा एकदम अच्छे से मनाइए, धूमधाम से मनाइए, त्योहारों में लीन होइए। त्योहार में इतना लीन ना होइए कि थोड़ा सा पढ़ाई भी करते रहिएगा, ठीक है। फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए